जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज हम बात करेंगे बिहार की लेगेसी के बारे में और बिहार का पॉलिटिकल भविष्य के बारे में, बिहार का राजनीतिक भविष्य और राजनीतिक विरासत के बारे में। बिहार में आजादी के बाद कांग्रेस की सत्ता आया और कांग्रेस की सत्ता आने के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल तब आता है जब लालू यादव और जनता पार्टी की सरकार जो है बनती है। बाद में फिर नीतीश बाबू आते हैं और अब वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं तो बिहार में एक नए सत्ता परिवर्तन की ओर बिहार जो है आंखें पसार कर देख रहा है कि कब यह समाज को एक नया लीडर, एक नया व्यक्तित्व, एक नया नेतृत्व जो है मिलता है। बिहार एक क्लेरियन कॉल दे रहा है परिवर्तन का। बिहार आह्वान कर रहा है कि समाज में एक नया नेतृत्व आए। बिहार आह्वान कर रहा है कि समाज को एक नया लीडर मिले, समाज को एक नया नेता मिले। बिहार आह्वान कर रहा है कि समाज में वो जो पुराने ढर्रे से रणनीतियां बनती आ रही हैं, सरकारें चलती आ रही हैं, सरकारें बनती और बिगड़ती आ रही हैं, सरकारें पलटती आ रही हैं, इन सबों से परे एक ऐसा जो है सरकार और एक ऐसा भविष्य बिहार के लोगों के लिए जो है राजनीतिक भविष्य की मैं बात कर रहा हूँ, वो बनकर आए जो बिहार में स्थिरता प्रदान करे, जो बिहार में उन्नति और प्रगति की राह को जो है अग्रसर करे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न मेरा यह है कि बिहार के पास वो विकल्प कौन कौन से हैं, इनके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहला विकल्प जो अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे हमेशा से पेश करते आए हैं और राजनीतिक गलियारों में एक दो बार वो सत्ता में भी बन चुके हैं, वह हैं लालू यादव और उनकी लिगेसी को संभाल रहे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। कुछ क्षणों के लिए अभी हम तेज प्रताप यादव को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि उन्हें जो अभी पार्टी से निष्कासित किया गया है, या एक प्रकार से कह सकते हैं वह थोड़ा उतने मैच्योर पॉलिटिशियंस के तौर पर अभी नहीं उभरे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के बारे में कोई जो है इस चीज़ को नकार नहीं सकता कि वो थोड़ी बहुत मैच्योर लीडर की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इस चीज़ के लिए एक चीज़ के लिए जो है आगाह करना चाहता हूँ कि बिहार में लालू यादव पिछड़ों के नेता थे। बिहार में लालू यादव दलितों, वंचितों और शोषितों के नेता थे और बिहार में लालू यादव जो है एकदम डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी थे जो नीचे से ऊपर तक पहुँचे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को राजनीतिक विरासत, राजनीतिक सत्ता जो है यह विरासत में मिली है, यह हेरिडेटरी दी गई है क्योंकि उनको उतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पिता के पास उतना जो है एक राजनीतिक विरासत था और उत्तराधिकारी के तौर पे जो है तेजस्वी यादव को यह सौंप दी गई। अब इस उत्तराधिकारी के पास कितनी काबिलियत है अपने पार्टी को रिवाइव करने का, कितनी काबिलियत है बहुमत की सरकार बनाने का, और कितनी काबिलियत है ये कि अपने दमखम पे चुनाव लड़के बिहार में मुख्यमंत्री बनने का, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जैसा दो इलेक्शंस के परिणाम और रिजल्ट से, दो चुनाव के परिणाम स्वरूप मेरा व्यक्तिगत ऐसा दृष्टिकोण कहता है कि आरजेडी कभी भी अपने दम पर चुनाव जीतकर नहीं आ सकती और महागठबंधन के अंदर कोई वैसा काबिल लीडर या फिर वैसा परिपक्व मजे हुए नेता के तौर पर कोई नहीं है जो कांग्रेस, कम्युनिस्ट या अन्य जितनी छोटी छोटी पार्टियां जो महागठबंधन में सम्मिलित है वह सब मिलकर जो है बिहार में सरकार बना सके। और सबसे बड़ी बात है, केंद्र में भी जो है कोई मोदी जी को टक्कर देने वाला नहीं है, मतलब बीजेपी को टक्कर देने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझिए आप कि बिहार में अभी तेजस्वी यादव का लंबा जो है पॉलिटिकल कैरियर है और भविष्य है, लेकिन इस चीज़ को भी नकारा नहीं जा सकता कि बिहार में लालू यादव की लीगेसी को ये रिवाइव कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दो चुनाव परिणामों से यह साफ झलक रहा है कि बिहार में अभी तेजस्वी यादव को अपनी जड़ें जमाने में एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। चलो दूसरा हम देखते हैं लेगेसी ऑफ नीतीश बाबू। कई बार ऐसे पॉलिटिकल खबरें, पॉलिटिकल चर्चा का विषय बना कि नीतीश बाबू का बेटा भी जो है राजनीति के गलियारों में जो है वो आना चाहते हैं या फिर जो है उनको जो है आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये कई बार जो है पॉलिटिकल चर्चा का जो है विषय बना, कई बार जो है इसकी चर्चा, इस पर मंथन चिंतन और जो है एक प्रकार से कह सकते हो विचार विमर्श हुए। कई बार जब इनसे पूछा गया नीतीश बाबू के बेटे निशान जी से कि क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं, क्योंकि ये अभी राजनीति से अलग थले का है। नीतीश बाबू का एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि वो भ्रष्टाचार तो संलिप्त नहीं रहते,
दूसरी बात है, इनके अगला जनरेशन कोई राजनीति में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। आने वाले समय में हो सकता है इंस्टेंटली उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए उनके बेटे को, ये एक अलग विषय है। लेकिन वर्तमान स्थिति को अगर आप देखोगे तो लालू यादव की तरह जिस प्रकार तेजस्वी यादव ने कमान संभाला है, नीतीश बाबू के बेटे को अभी राजनीति में किसी भी प्रकार का कोई दिलचस्पी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो वो आगे क्या होगा, लेकिन नीतीश बाबू की पार्टी जो जेडीयू है, जेडीयू की विरासत को कौन संभालेगा, या जेडीयू में सेकेंड लेवल का नेता कौन बनकर उभरेगा। एक समय था कि आरसीपी सिंह या फिर प्रशांत किशोर जो है जेडीयू के बहुत बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे, लेकिन दोनों जेडीयू से चले गए। एक ललन बाबू हैं और भी आरजेडी के कई सारे जेडीयू के कई सारे नेता हैं। लेकिन नीतीश बाबू के ओहदा और नीतीश बाबू का व्यक्तित्व वाला वैसा लीडर अभी जेडीयू में बनकर नहीं उभरा है, और हमको लगता है नीतीश बाबू उभरने ही नहीं दिए हैं। जो थोड़ा बहुत चहल पहल पहले आरसीपी सिंह ने किया या फिर जो प्रशांत किशोर ने उस पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद किया, लेकिन उनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो राजनीतिक गलियारों में ये सब सारी चीज़ें चलते रहती है। तो इनकी लीगेसी को कौन संभालेगा, नीतीश बाबू की लीगेसी को कौन संभालेगा। और बिहार में अभी जेडीयू का वैसा जनाधार बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप देखोगे तो इनका जनाधार धीरे धीरे घटता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब जेडीयू एक डिक्लाइनिंग पार्टी की तरफ बढ़ रही है। अब तीसरे बिंदुओं पे हम बात करते हैं बीजेपी का। तो बीजेपी को आप मानकर चलो कि 2014, फिर 19, 2024 लोकसभा में जो है बीजेपी के समर्थक या फिर बीजेपी को चाहने वाला, ये मोदी के नाम पर वोट देने वाले, आपको 40 में से 40, 40 में से 39 सीटें पर आप जो है इन्हें कह सकते हो ना कि ये लोग जीत कर जाते हैं, या एनडीए घटक दल के जो भी इसके समर्थक होते हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि मोदी अभी भी बिहार में सबसे लोकप्रिय नेताओं की श्रेणी में शुमार हैं। लेकिन मैं वो लोकसभा की बात कर रहा हूं। राज्य की विधानसभा चुनाव जो है भिन्न भिन्न मुद्दे पर लड़े जाते हैं। इसका मुद्दा अलग होता है, इसका लोकल लीडर का प्रभाव होता है, इसमें लोकल इश्यूज होते हैं। फिर भी मोदी का करिश्मा, इनके करिश्मेटिक फैक्टर यहाँ काम करता है, यहाँ प्रभाव डालता है, इसको भी हम नहीं नकार रहे हैं। तो इसलिए देखते हो बीजेपी हमेशा 70 और 80 प्लस सीटें जीत कर आती हैं। लेकिन फिर मैं उस बात को कह रहा हूं कि बीजेपी अपने दम पर बिहार में अभी सरकार बना पाने में असक्षम है। और दूसरा बात कहता हूं कि सबसे बड़ी बीजेपी में जो हमें कमी दिखाई देती है बिहार में, कि बिहार में बीजेपी कैडर का कोई जुझारू नेता अभी तक जो है सामने उभर कर नहीं आया है, जो प्रशांत किशोर की तरह या फिर जो है अन्य नेताओं की तरह जो है 24/7 जो है बिहार की ज़मीन में रहकर, बिहार की भूमि में रहकर, एसी के कमरे से बाहर निकलकर जो है धरातल पर उतरकर जो है काम करता रहे, पार्टी का प्रचार करता रहे, प्रसार करता रहे। ऐसा लीडर जो है अभी उभर कर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझो, इस बात को मानो कि बिहार में अभी बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपने दम पर सरकार बना पाने के लिए उन्हें और अभी एड़ी चोटी एक करना होगा, उन्हें और कड़ा मेहनत करना होगा, उन्हें और भी जो है कह सकते हो परिश्रम करना होगा। अब चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हम मानते हैं, ठीक है, प्रशांत किशोर और छोटी बड़ी जो भी पार्टियां हैं, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो गया, चिराग पासवान हो गए, या फिर HAM हम की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, या उनके बेटे, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, छोटी बहुत जो है कांग्रेस आप कह सकते हो। इन सब लोगों का भी जनाधार, प्रशांत किशोर की स्पेसिफिकली बात करूं तो अभी तो ये पार्टी ही बनाए हैं। इनको पार्टी बनाने के बाद अभी राजनीतिक चुनाव वो पहली बार 2025 वाला बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कुछ बाई इलेक्शंस इन्होंने लड़ा जिसमें इन्हें हार झेलनी पड़ी। लेकिन देखो, जब बिहार विधानसभा का चुनाव होंगे, इन्होंने बहुत लंबे समय तक पदयात्रा कर रहे हैं, तो कैसा परिणाम लाते हैं, कैसा गुल खिलाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी ये पार्टी बनकर ही आई है, इनका पॉलिटिकल सिंबल मिला है, धीरे धीरे जो है ये प्रचार प्रसार करेंगे। तो इस पार्टी को सत्ता में आने में हमें लगता है व्यक्तिगत तौर पर अभी 10 से 20 साल लगेंगे। लेकिन खैर, प्रशांत किशोर बार बार यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि अगर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी तो हम अपनी निजी हार मानेंगे। अब खैर क्या हार मानेंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन बिहार की जनता केजरीवाल वाला एक्सपेरिमेंट बिहार में चलने नहीं देगी, इस बात को आप याद रखिए। और बहुत सारे फैक्टर हैं, कास्ट फैक्टर हैं, कम्युनिटी फैक्टर हैं, बहुत सारे यहाँ के लोकल इशूज़ हैं, लोकल लीडर का प्रभाव है। ये दिल्ली नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। और दिल्ली में एक अलग इशू था करप्शन का, यहाँ कोई वैसा उतना बड़ा इशू नहीं है। और जो भी इशू हैं धीरे धीरे जो है बीजेपी उसको टैकल करते हुए भी जा रही है। अभी जैसे बीजेपी ने जो है पेंशन्स जो है 400 से 1100 कर दिया, अभी सुन रहे हैं 100 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। फिर टीचर्स वगैरह के रिक्रूटमेंट है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर, चाहे सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, इंटरनेट फैसिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, नल से जल हो, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जो है किया जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, इतना आसान नहीं होगा जो है
राह प्रशांत किशोर के लिए बिहार में सत्ता पे काबिज आना। हाँ, 10-20 सीट आ जाए वो एक अलग विषय है। ठीक उसी प्रकार जो है रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी का या अन्य जितने भी लीडर्स हैं उनका भी उतना प्रभाव नहीं है। और जो भी सारी चीज़ें हैं आप देखिए यहाँ पर आपको सामने दिखाई देगा कि आने वाले समय में बिहार में और बिहार के राजनीतिक भविष्य अभी किस ओर ले जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार का राजनीतिक भविष्य उतना स्वर्णिम नहीं है जितना अन्य राज्यों का है। और बिहार का हमें लगता है कि भविष्य स्वर्णिम तब होगा, इसका स्वर्णिम काल और गोल्डन टाइम पीरियड तब आएंगे जब बिहार में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी का नहीं बल्कि किसी एक पार्टी का स्टेबल गवर्नमेंट और फुल मेजोरिटी की सरकार आएगी और वो सत्ता में बनेंगे और विकास के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए, इसके प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए कार्य करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।